मैंने कहीं पर ज्वेस्ते की कुछ पंक्तियां पढ़ी थी। इतिहास के लोग प्रेम को बस पढ़ पाते हैं। वे खोदते रहते हैं परत दर परत किताबों को। वे संसार के सारे अभिलेखों को पढ़ डालते हैं, सारे महापुरुषों को याद कर लेते हैं, सारे ग्रंथों का संग्रहालय बना लेते हैं, लेकिन प्रेम को महसूस करना इन्हें नहीं आता। महसूस करना हो अगर प्रेम को, सारे संसार से लेकर कण कण में तुम भूगोल पढ़ना। इतिहास प्रेम ग्रंथ हो सकता है, लेकिन भूगोल शाश्वत प्रेम है। हेलो एवरीवन, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी ग्रुप। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th ज्योग्राफी की और कंटिन्यू रखेंगे हमारी क्लास 11th ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की सीरीज को। देखिए, ये जो हमारी एनसीईआरटी की सीरीज है, बहुत स्पेशल सीरीज है। इस सीरीज में हम क्या करें? इस सीरीज में हम आपकी एनसीईआरटी बुक्स के जो चैप्टर्स है उसको ईजी लैंग्वेज में आपके लेवल के अकॉर्डिंग ला करके आपके साथ शेयर करते हैं। यानी कि ये एक वन शॉट वीडियो होता है और इस वन शॉट वीडियो में हम कोशिश करते हैं कि पूरा कंप्लीट चैप्टर भी हम समझ दें और चैप्टर का लेवल आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। देखिए, एनसीईआरटी की बुक है, नो डाउट बेस्ट बुक्स होती है, लेकिन उसमें जो वर्ड्स होते हैं बड़े डिफिकल्ट होते हैं। जब हम वर्ड्स को पढ़ते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम कौन से सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। पर्टिकुलरली अगर बात की जाए तो ये इश्यू हिस्ट्री और ज्योग्राफी के साथ थोड़ा ज़्यादा है। तो इस सीरीज में हम ऑलरेडी क्लास 11th के 2 सब्जेक्ट को कवर कर चुके हैं। हिस्ट्री के सभी चैप्टर हम पब्लिश कर चुके हैं। पोल साइंस के सभी चैप्टर्स ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं। अब हम जियो के जो चैप्टर्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे और ट्राई करेंगे कि विद इन 1 मंथ हमारी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाए। हालांकि ज्योग्राफी के जो बुक ए है उसके चैप्टर्स और बुक बी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज हम ऑलरेडी पहले भी पब्लिश कर चुके हैं। उस वक्त जब हमने ज्योग्राफी के चैप्टर्स को पब्लिश किया था तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में पब्लिश किया था। इस सीरीज में हम सिंगल चैप्टर को सिंगल वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करने वाले हैं, यानी कि वन शॉट वीडियो के थ्रू हम शेयर करेंगे। ये जो हमारा जहाँ तक बात है ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो अच्छी बात है कि आपने क्लास 11th में ज्योग्राफी को चूज़ किया। पहली चीज़ जो मैंने ये सेंटेंस बोला कि आपने क्लास 11th में ज्योग्राफी को चूज़ किया, ये करेक्ट नहीं है। क्योंकि जब हम 11th में कोई सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं, जिसके साथ हम जाने के लिए डिसाइड करते हैं, आपने डिसाइड किया कि आप जियो के साथ जाओगे, तो ये आपने सिर्फ 11th के लिए डिसाइड नहीं किया, सिर्फ 12th के लिए डिसाइड नहीं किया, बल्कि पूरी लाइफ आप इस सब्जेक्ट के साथ रहने वाले हो। क्योंकि हमने डिसाइड किया कि ये सब्जेक्ट है जो हमें अच्छा लग रहा है, ये सब्जेक्ट है जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, ये सब्जेक्ट है जिसके साथ हमें दूर तक जाना है, ये सब्जेक्ट है जिसके साथ हमें करियर बनाना है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी बात कि आपने बहुत अच्छे सब्जेक्ट को चूज़ किया है। अगर हम ह्यूमैनिटीज़ की बात करें, आर्ट्स की बात करें, तो उसमें से सबसे सॉलिड जो सब्जेक्ट है, जिसका सबसे ज़्यादा स्कोप है, जो अगर आप प्राइवेट फील्ड में जा रहे हो, चाहे आप यूपीएससी की तरफ जा रहे हो, चाहे आप एलएलबी की तरफ जा रहे हो, चाहे आपको तैयारी करने किसी गवर्नमेंट जॉब की, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो ज्योग्राफी होता है। कैसे होता है थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, फिर हम चैप्टर के ऊपर आएंगे। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट हम जब चूज़ करते हैं तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि कितना का स्कोप रहेगा, और ये देखते हैं कि अगर हम किसी भी एग्ज़ाम को देते हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देते हैं, तो उसमें कितना का इसमें से एग्ज़ाम में कुछ रहने वाला है। तो देखिए, कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी हम कैरियर ऑप्शंस को चूज़ करते हैं तो उससे पहले जब रिटन एग्ज़ाम होता है तो उसमें कुछ जनरल अवेयरनेस का पार्ट होता है, कुछ पार्ट जनरल नॉलेज का होता है। अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक को छोड़ दें तो उसके अलावा, चाहे वो साइंस के स्टूडेंट्स ही क्यों ना हो, चाहे वो कॉमर्स के स्टूडेंट्स ही क्यों ना हो, आर्ट्स के लिए, ह्यूमैनिटीज़ के लिए तो वो रहना ही है। तो उस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहती है वो ज्योग्राफी की रहती है, सबसे ज़्यादा वेटेज। इसके साथ साथ आजकल का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है उसमें करंट अफेयर्स अच्छी खासी होती है। आसपास क्या हो रहा है, वो आसपास क्या हो रहा है वो अगर समझना है तो उसके लिए भी ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। देखिए, आपके पास हिस्ट्री है, आपके पास पॉलिटिकल साइंस है, आपने हिस्ट्री को सब्जेक्ट को अगर नहीं लिया है, कोई बात नहीं, आप 2, 3, 4 मंथ्स लगाओगे तो हिस्ट्री की पूरी कहानी को आप सेल्फ स्टडी से कवर कर सकते हो। आपने अगर सोशलॉजी को नहीं लिया, डजेंट मैटर, आप बाद में उस सब्जेक्ट को कवर कर सकते हो, 2-3 मंथ्स में सेल्फ स्टडी के साथ जा सकते हो, पोल साइंस के साथ भी जाया जा सकता है। लेकिन ज्योग्राफी के साथ आप सेल्फ स्टडी से नहीं जा सकते, क्योंकि ये एक सिर्फ आर्ट्स का सब्जेक्ट नहीं है, ये साइंस का भी सब्जेक्ट है, लॉजिकल सब्जेक्ट है। ओके, इसके कंसेप्ट को ही समझना पड़ता है हमें। तो अगर आपने कंसेप्ट के साथ समझ लिया जिस बच्चे ने, इट मीन्स दैट उसको एडवांटेज रहेगा। कंपिटिटिव एग्जाम में 4-5 मार्क्स का एडवांटेज रहता है जियो वाले बच्चे को, वो 4-5 मार्क्स उनसे आगे रहता है हमेशा। अब देखिए, आपके पास हिस्ट्री नहीं है तो आप कवर कर लोगे, लेकिन जिसके पास जियो नहीं है वो सेल्फ स्टडी से नहीं कर सकता। और ये जो 4-5 मार्क्स की वेटेज है वो बहुत बड़ी वेटेज होती है, जो आपको
क्रॉस लाइन, जो जिस लाइन को क्रॉस करना है, जहाँ तक आपको पहुँचना है, उस लाइन को क्रॉस करा सकती है। इसके साथ साथ अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ का आपको एग्जांपल दूं कि ज्योग्राफी कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, आपने देखा होगा कि 10th क्लास में आपको अगर कोई टीचर सोशल साइंस टीच करा है और आपने किसी 10th में, 9th में, 8th में, किसी भी क्लास में आपने सोशल साइंस के टीचर को देखा होगा, अगर कोई टीचर आपको टीच करा था और वो ज्योग्राफी का टीचर था जिसने मास्टर्स जियो में कर रखी थी, वो हिस्ट्री भी अच्छा पढ़ाता होगा, वो पोल साइंस भी अच्छा करवाता है, वो इको भी अच्छा करवाता है और वो जियो भी अच्छा करवाता है। क्योंकि ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट ही कुछ ऐसा है जिसमें हिस्ट्री, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी, इनके जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो ऑटोमेटिक कवर हो जाते हैं। ओवरऑल वो जो टॉपिक्स हैं उनके बेसिक्स भी यहाँ पर हो जाते हैं। इसलिए उस टीचर के लिए वो सब्जेक्ट करवाने और बेटर तरीके से करवाना, ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे से करवाना ज़्यादा ईजी रहता है। तो वो आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो आप अगर जियो के साथ जाने का आपने डिसीजन लिया तो दैट्स ग्रेट, अच्छे से जाइए। इसके लिए दो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि एक तो जब हम ज्योग्राफी के साथ चलते हैं तो नोट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। 11th क्लास से ही एक हैबिट बना लीजिए कि आप नोट्स बनाओगे। दूसरी चीज़, इसमें डायग्राम्स, मैप वर्क, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डायग्राम्स है, जितने हो उसके मैक्सिमम आपको लगता है कि डायग्राम बनेंगे वो नोट्स में इंक्लूड करते जाइए। मैप्स के जहाँ तक मैप के जितने भी कंसेप्ट है वो आपके साथ साथ क्लियर हो जाने चाहिए। तो आपको नोट्स प्लस डायग्राम और मैप के साथ जाना है। एक और चीज़ कि आप जब नोट्स बनाओगे तो इसको दो तरीके से प्रिपेयर करना है। आपने चैप्टर किया, उसका आप एक पेज में माइंड मैप बना लीजिए इस चैप्टर में क्या क्या है। उसके बाद आप नोट्स प्रिपेयर कीजिए। नोट्स है उसमें आपको लेंथ ही नहीं बनाने, ये नहीं कि आपने एज इट इज़ बुक्स में से उठा करके रख दिया। उसमें आप कंसेप्ट, जो मेन कंसेप्ट है, उनको इंक्लूड करोगे। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस वीडियो की। और आज हम क्या बात करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम बात करेंगे क्लास 11th ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर की, ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, भूगोल एक विषय के रूप में। देखिए, जहाँ तक क्लास 11th के जियो की बात है, सिलेबस हम ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ज्योग्राफी की आपके पास दो बुक्स रहेगी। आपकी ये जो फर्स्ट बुक है जिसके हम चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं, ये आपकी फिजिकल ज्योग्राफी है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत है यहाँ पर। इसमें हम भौतिक भूगोल की बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे भूगोल की, बात करेंगे हम पृथ्वी की, बात करेंगे हम बाकी जो प्लैनेट्स हैं, ग्रहों की हम बात करेंगे महाद्वीपों की, बात करेंगे महासागर की, बात करेंगे हम खनिजों की, बात करेंगे नदियों की, जलवायु की, महासागरों की, वनस्पति की। ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं ए बुक में। इसमें जितने भी कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आपने पहले नहीं पढ़े हैं तो थोड़े से नए लगेंगे, लेकिन जब आप लॉजिकल वे से करोगे तो आपको मजा आएगा कि हाँ भाई समझ में आ रहा है, क्योंकि एक अलग लेवल पर जाकर के इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, जहाँ तक आपकी बी बुक है, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, भारत भौतिक पर्यावरण, उसमें जितने भी चैप्टर दिए गए हैं, 6 चैप्टर्स है आपके। एक चैप्टर सोइल अब आपके सिलेबस में नहीं रहा है, वो 6 चैप्टर ऑल चैप्टर्स है वो आप क्लास 9th में कवर कर चुके हैं, यानी कि उसमें आपको ज़्यादा इश्यू नहीं रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको फोकस करना है। हमारा ये जो पहला चैप्टर है भूगोल एक विषय के रूप में, इसमें हम क्या समझेंगे? इसमें हम सब्जेक्ट के तौर पर ज्योग्राफी की बात करेंगे। ज्योग्राफी क्या है, इसकी मेन ब्रांचेज कौन सी होती है, ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ज्योग्राफी का बाकी सब्जेक्ट से क्या लेना देना है। ज्योग्राफी में हम, क्योंकि यहाँ पे 11th में हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करेंगे, तो फिजिकल ज्योग्राफी हमें क्यों पढ़नी चाहिए, और उससे पहले सबसे पहले हम बात करेंगे हमें भूगोल ज्योग्राफी क्यों पढ़नी चाहिए। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें भूगोल का अध्ययन क्यों करना चाहिए, हमें ज्योग्राफी है वो क्यों पढ़नी चाहिए। क्या कुछ ऐसा है जो जियो को पढ़ करके हम सीखने वाले हैं, ज्योग्राफी के साथ अगर हम जाते हैं तो क्या कुछ हमें समझ में आएगा, उसको हम यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे। तो देखिए, हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, कंसेप्ट हमारा क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम एज ए सब्जेक्ट जियो को लेकर के चल रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए कि हम पृथ्वी की सतह के ऊपर रहते हैं। ओके, हमें से कोई भी शक्तिमान नहीं है कि हम हवा में रहेंगे, ऊपर उड़ के रहेंगे। हमें धरातल के ऊपर रहना है, पृथ्वी के ऊपर रहना है। और जिस जगह पे हम रहते हैं उसके बारे में अगर हमें जानकारी प्राप्त करनी है, जानना है आसपास की चीज़ों के बारे में, तो उसके लिए भूगोल का अध्ययन है वो बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम जहाँ पर भी, जिस भी शहर में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, जिस भी कॉलोनी में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, उसके बारे में हमें पता होना ज़रूरी है ना। कहाँ पर मार्केट है, कहाँ पर कौन सी जगह है, कहाँ पर क्या कुछ मिलता है, कौन से पड़ोसी रहते हैं, ज़रूरी है। अवेयरनेस ज़रूरी है, वो सोशल अवेयरनेस होती है। अब अगर हम बात करेंगे, हम तो पृथ्वी के ऊपर ही रहते हैं ना। एज ए स्कॉलर, स्टूडेंट के तौर पे हम बात करें तो अगर इस पृथ्वी के ऊपर क्या कुछ है
उस पृथ्वी के बारे में अगर हमें जानना है, उस तय के बारे में हमें जानना है, तो उसके लिए भूगोल को हमें पढ़ना होगा। यानी कि भूगोल ही वो सब्जेक्ट है जो हमें बताएगा कि हमारे आसपास और पृथ्वी के हर कोने में, हर भाग में क्या कुछ है। तो उसके लिए हमें भूगोल पढ़ना जरूरी है। दूसरी बात कि हमारा जीवन हमारे परिवेश में कई तरीके से प्रभावित होता है। कैसे, ये हम जानेंगे कि हमारा जो जीवन है, हमारी जैसे रंग रूप है हमारी जो फूडिंग स्टाइल है, जो कुछ हम खाना खाते हैं, हमारे आसपास जो जिस प्रकार से कृषि की जाती है, जो हमारी कल्चर है, वो सारी चीज़ें हमारे वातावरण से प्रभावित होती है। देखिए, हम अलग तरीके से दिखती हैं। अगर हम चाइना वालों की बात करें, वो अलग तरीके से दिखते हैं, छोटी छोटी आंखें होती है, अलग होते हैं ना। वेस्ट इंडीज़ के लोगों की बात करें, बहुत लंबे होते हैं, अलग होते हैं वो। ऐसी यूरोपियंस की बात करें, वो दिखने में अलग होते हैं। इसी तरीके से अगर हम कृषि में बात करें तो काफ़ी डाइवर्सिटी है। अपने यहाँ पे अलग प्रकार की फसलें होती है, दूसरी जगह पे अलग प्रकार की फसलें होती है। इसी से हमारी कल्चर, फूडिंग हैबिट सब कुछ बदलता है। ये क्यों अलग अलग है? इसका मेन कारण है हमारा वातावरण, हमारे आसपास का परिवेश अलग अलग है। उस परिवेश को अगर समझना है, उस वातावरण को समझना है कि ये क्लाइमेट क्या होती है, वेदर क्या होता है, क्लाइमेट और वेदर यानी कि जलवायु और मौसम में क्या अंतर होता है, जलवायु कैसे प्रभावित करती है, जलवायु अलग अलग क्यों होती है, तो हमें भूगोल को पढ़ना होगा। भूगोल हमें बताएगा। देखिए, क्लाइमेट एक चैप्टर है यहाँ पर। क्लाइमेट चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे ना, तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने आसपास देखी तो है, कभी महसूस नहीं किया, कभी हमने सोचा नहीं कि हाँ, इनके पीछे लॉजिक हो सकता है। वो लॉजिक हमें ज्योग्राफी देगा। इसके साथ साथ हम आसपास के क्षेत्रों में खुद को बनाए रखने के लिए संसाधनों पर निर्भर है। देखिए, हम विकास करते हैं और विकास निर्भर करता है संसाधनों के ऊपर। संसाधन क्या होते हैं? कोई भी वस्तु जो हमारे काम की है, कोई भी वस्तु जो हमारी ज़रूरतों को, हमारी आवश्यकता को पूरा करती है, वो संसाधन है। अब संसाधन की बात करें तो क्या कुछ है? जहाँ पर आप बैठे हो, देखिए आपके हाथ में मोबाइल है, सेलफोन है, संसाधन है। ये ईयरफोन है, संसाधन है। जिस चेयर या फिर आप बेड के ऊपर बैठे हो, वो भी संसाधन है। आपके पास नोटबुक है, स्कूल बैग है, संसाधन है। ये मिट्टी, जल, वायु, पेड़ पौधे, वन्य जीव, सब कुछ संसाधन है। तो हमारा जीवन, हमारा विकास संसाधनों के ऊपर निर्भर करता है। उन संसाधनों को अगर समझना है, कहाँ पर मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, संसाधनों का प्रबंधन क्यों ज़रूरी है, उनका जो मैनेजमेंट है वो क्यों ज़रूरी है, प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, वो सब कुछ हम भूगोल से ही समझेंगे। इसके साथ साथ आदिम समाजों ने निर्वाह के प्राकृतिक साधनों की शरण ली है। अब देखिए, हमारे जीवन के लिए जो बेसिक रूट्स जो हैं, वो बेसिक फंडामेंटल जो चीज़ें हमें चाहिए, जैसे खाद्य पदार्थ चाहिए, जो बेसिक चीज़ें लगा लीजिए, जो घर के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री चाहिए, खनिज वगैरह चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें कहाँ से मिलती है? वो हमें पृथ्वी से मिलती है। उन चीज़ों को अगर हमें समझना है कि कहाँ बनी, कैसे बनी, कहाँ पर मिलती है, तो वो सारी चीज़ें कैसे समझेंगे हम? भूगोल से समझेंगे। भूगोल हमें बताएगा कि ये जो संसाधन है, ये जो प्राकृतिक संसाधन है, कैसे हम इनको उपयोग करते हैं। आदिम समाज है, वो पहले कैसे रहता था, अब भी जो आदिवासी लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं, वो कैसे रहते हैं, पर्यावरण का और हमारा क्या संबंध है। ओके, हमने तकनीक के साथ इस पर्यावरण में क्या क्या बदलाव किए, वो सब कुछ हम कैसे समझेंगे? वो सब कुछ समझेंगे हम भूगोल के द्वारा। इसके साथ साथ जो अंतरिक्ष में घटनाएं घटती है, वो भी हमें प्रभावित करती है। बारिश, तूफान, ओके, अंतरिक्ष की घटनाएं जो हमें सौर ऊर्जा प्राप्त होती है ना, जो दिन निकलता है, जिसके बाद घर वाले बोलते हैं कि चलिए उठ जाइए, सूरज निकल गया है, वो सूरज भी अंतरिक्ष की घटना है। ये जो ग्रह, उपग्रह, चंद्रमा, ये अंतरिक्ष की घटना है। अगर हमें अंतरिक्ष के बारे में और जानना है तो कैसे जानेंगे? हमें भूगोल पढ़ना है। ओके, भूगोल से हम समझेंगे। इसके लिए भूगोल को पढ़ना आवश्यक हो जाता है। हमें विविध भूमि और लोगों के बारे में अगर जानना है कि अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, उनकी संस्कृति, उनकी कल्चर, उनकी भाषा अलग है, उस भाषा को, उस संस्कृति को, उस कल्चर को, उनके रीति रिवाज को, उन शहरों को, उन गाँवों को, उनके विकास को अगर हमें समझना है तो हमें भूगोल पढ़ना जरूरी है। इसके साथ साथ समय के साथ होने वाले बदलावों को अगर पढ़ना, देखिए हिस्ट्री क्या बताती है, इतिहास जो हमें बताता है कि पहले क्या था। ओके, पास्ट के बारे में बताता है, लेकिन वो पास्ट भी ज्योग्राफी से अफेक्ट हुआ है। अपने यहाँ पर अंग्रेज आ गए, अपने यहाँ पर मध्य एशिया से आ गए, चाइनीज़ नहीं आए ना, इक्का दुक्का कोई पहुँचे थे बाद में जा कर के। क्यों नहीं आए? वो अगर हमें समझना है तो वो कहाँ से समझेंगे? वो हम भूगोल से समझेंगे। भूगोल हमें बताएगा कि हाँ जी, बीच में हिमालय आ गया था, हिमालय ने कह दिया आगे नहीं, यहीं तक ठीक हो, आप नहीं आ पाए। हमें इतिहास ये बताता है
कि मराठा जो थे वो पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली से हार गए थे। क्यों हार गए थे? इतिहास ये बताता है कि अहमद शाह अब्दाली की सेना ज़्यादा शक्तिशाली थी। भूगोल हमें बताता कि नए ऐसा नहीं है, इसके पीछे और भी कारण है कि जो अहमद शाह अब्दाली की सेना थी वो मध्य एशिया से आई थी, जहाँ पर तापमान कम भी होता है, तापमान ज़्यादा भी आता है, उस इलाके से आई थी। वो यूज टू थे टेम्परेचर के। और जो मराठा जो थे, जिस इलाके में रहते थे वहाँ पे कड़ाके की सर्दी नहीं पड़ती है। तो जब वो यहाँ उत्तर भारत में पहुँचे तो जनवरी का महीना था, ठंड के मारे मारे गए थे वो बेचारे। युद्ध की हार का एक बड़ा कारण ये था। ये जो कारण है, लॉजिक है, वो हमें भूगोल देता है। यानी कि इतिहास हमें बताता है क्या और क्यों बताता है हमें भूगोल। तो अगर हमें किसी भी ऐतिहासिक घटना के पीछे कारणों को समझना है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान भूगोल का होता है। तो हमें भूगोल को पढ़ना जरूरी है। इसके साथ साथ समय और स्थान पर इस तरह के एक बदलाव पैदा करने के लिए जिम्मेवार कारणों की अगर जांच करना है, एनालाइज करना है, विश्लेषण करना है, तो विश्लेषण जो डेटा आंकड़े देता ना, वो भूगोल ही देता है। कोई भी समस्या लगा लीजिए, हमारी अभी जो पर्यावरण की जितनी भी समस्याएं हैं या विश्व की जितनी भी समस्याएं हैं, वो समस्याओं को अगर हमें समझना, जनसंख्या वृद्धि की है, निर्धनता की समस्या है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, जल प्रदूषण है, भूमि प्रदूषण है, मिट्टी मृदा अपरदन है, असमान विकास की समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, ओजोन लेयर डिप्लेशन की समस्या है, जितनी भी समस्या है, उन समस्याओं को अगर समझना है हमें भूगोल पढ़ना है। उन समस्याओं को अगर समाधान करना है हमें भूगोल पढ़ना है। इसके साथ साथ ग्लोब को मानचित्र में परिवर्तित करने, पृथ्वी की सतह का अगर ठीक से समझना है कि कहाँ पर कौन सा भाग है, तो मानचित्र के द्वारा समझ सकते हैं। और ये मानचित्र भूगोल में होते हैं। यानी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हमें एग्जैक्टली समझना है तो उसके लिए हमें भूगोल को पढ़ना है। तो यहाँ पे हमने बात की कि भूगोल एज ए सब्जेक्ट अगर हम चूज करें या भूगोल को हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इसका अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए, तो हमने जानने की कोशिश की। बहुत सारी एक लंबी लिस्ट हो सकती है, अगर हम 1 घंटा भी लगा देना तो भी ये लिस्ट बढ़ती जाएगी कि भूगोल हमें क्यों पढ़ना चाहिए। ओके, तो ये तो बात हुई बेसिक कि भूगोल हमें क्यों पढ़ना चाहिए या फिर इसका अध्ययन क्यों आवश्यक है। अब हम बात करेंगे भूगोल है क्या। एज ए सब्जेक्ट हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ज्योग्राफी है क्या। देखिए, भूगोल सिंपल सी बात करें तो भूगोल क्या है, वो पृथ्वी का वर्णन है। ओके, भू जमा में गोल, भू जमा में गोल, दो शब्द जो शब्द है उनसे बना। भू का मतलब होता है पृथ्वी, गोल का मतलब होता है यहाँ पे संपूर्ण पृथ्वी। संपूर्ण पृथ्वी का जो अध्ययन है वो भूगोल है। आपके आसपास क्या कुछ दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी आपको अब दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी आप घर से निकलते हुए आसपास देखते हो, जो कुछ भी आप रात को छत के ऊपर देखते हो, वो सारी चीज़ें भूगोल है। सब कुछ भूगोल है। पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी है वो सब कुछ भूगोल की विषय वस्तु है। अब उसमें से क्या कुछ पढ़ेंगे वो डिपेंड करेगा कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें उनको सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे, उनके बारे में हम स्टडी डीप में जा करके करेंगे। जो लेस इंपॉर्टेंट है हो सकता है उनके बारे में हम उतना डीप में ना जा पाए। ओके, लेकिन है वो सारी भूगोल की विषय वस्तु। तो भूगोल क्या है? भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। जैसे इंग्लिश की बात करें, व्हाट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी इंग्लिश के अगर शब्द की बात करें तो जियो प्लस ग्राफी है। ठीक, जियो का मतलब होता है अर्थ, पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है टू डिस्क्राइब। यानी कि भूगोल क्या हुआ? पृथ्वी का वर्णन ही हो गया ना। टू डिस्क्राइब द अर्थ इसे ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी पृथ्वी का अध्ययन है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम सब कुछ पढ़ते हैं। हम भौतिक कारकों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ इत्यादि हो गया। इसमें हम सामाजिक कारकों के बारे में पढ़ते हैं। हम लोगों की बात करते हैं, धर्म की, संस्कृति की, भाषा की, विविधता की, लिंगानुपात की, साक्षरता की, सबकी बात करते हैं। इसमें हम सांस्कृतिक विशेषताओं की भी बात करते हैं। तो ये जो सब कुछ जो आसपास आप देखते हो, जो कुछ आप पृथ्वी के ऊपर देखते हो, वो सारा का सारा भूगोल है। भूगोल का हम कहें तो ये सारा का सारा भूगोल का विषय क्षेत्रीय अध्ययन क्षेत्र है। तो ये तो बात हुई कि भूगोल है क्या। कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। भूगोल शब्द की बात करें तो भूगोल शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है वो एक ग्रीक विद्वान इरेटोस्थनीज ने किया था, और इसीलिए इरेटोस्थनीज भाई साहब हैं, इनको कहा जाता है भूगोल के पिता। ओके, फादर ऑफ ज्योग्राफी है वो इरेटोस्थनीज को कहा जाता है, बिकॉज ये वो पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी वर्ड को यूज़ किया था। ओके, अब अगर हम वर्ड पे आएँ कि एग्जैक्टली ये ज्योग्राफी वर्ड लिखना कहाँ से, तो देखिए ज्योग्राफी जो शब्द है, ये जो शब्द है ज्योग्राफी, वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफोस से। कितने? 2 शब्दों से मिलकर बना है।
जियो प्लस ग्राफोस से। जियो का अर्थ है अर्थ, पृथ्वी, और ग्राफोस का अर्थ होता है टू डिस्क्राइब या फिर वर्णन करना। यानी कि ज्योग्राफी का अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। यानी कि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पृथ्वी का वर्णन किया जाता है। पृथ्वी के तल के ऊपर जो कुछ भी है उस सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ द अर्थ, ज्योग्राफी इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। आप किसी भी तरीके से इसको बता सकते हो। ओके, यानी कि यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि आप हिंदी में भी बताइए, आप इसको ओरिजिनली कहाँ से ये वर्ड लिए गए उसके साथ बता सकते हो। तो इसमें आपका ज्योग्राफी क्या है वो क्लियर हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट आपका यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, भूगोल क्या है। 1 मार्कर में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, 2 मार्कर में पूछा जा सकता है, भूगोल से आप क्या समझते हो, भूगोल है क्या। ओके, तो आप ऐसे ही बताओगे कि भूगोल की बात की जाए तो भूगोल 2 शब्दों से मिलकर बना है, भू जमा में गोल। भू का अर्थ होता है पृथ्वी और गोल का अर्थ होता है संपूर्ण, यानी कि भूगोल में संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। फिर आप बताओगे कि भूगोल जो शब्द है इसको सबसे पहले जो प्रयोग है वो इरेटोस्थनीज ने किया था। ओके, एक ग्रीक विद्वान है इरेटोस्थनीज ने किया था, और ओरिजिनली भूगोल शब्द है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफोस से। जियो का अर्थ होता है अर्थ, पृथ्वी, एंड ग्राफोस का मीनिंग होता है टू डिस्क्राइब और द वर्णन करना। यानी कि भूगोल का अर्थ हुआ, ज्योग्राफी का अर्थ हुआ पृथ्वी का वर्णन करना या पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करना, वो ज्योग्राफी हुआ। अब हम बात करेंगे कुछ डेफिनेशन की। देखिए, भूगोल का अर्थ बता दिया हमने, उसके बाद बात आती है परिभाषा की कि परिभाषा क्या होती है। परिभाषा समझते हो ना आप, कि अगर हम कुछ शब्दों में उसको पिरोएं, कुछ शब्दों में उसको पिरोएं तो उसको कैसे हम बताएंगे कि भूगोल क्या है। अर्थ नहीं बताना, हमें शब्दों में पिरोना है। तो भूगोल की अगर परिभाषा की बात करें तो ये जैसे आपके एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिखी है, आप पर्टिकुलरली खुद भी लिख सकते हो। जब भूगोल की परिभाषा को लिखा जाता है तो आपका कोटेशन मार्क के अंदर होना चाहिए, इस टाइप से आप लिख सकते हो। अब आप कोशिश कर सकते हो 10 तरीके से बता सकते हो जब आपको इतना पता है। भूगोल क्या है? भूगोल पृथ्वी का अध्ययन है। ओके, भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें पृथ्वी की सतह का अध्ययन किया जाता है। भूगोल में भौतिक तत्वों और मानवीय तत्वों का अध्ययन किया जाता है। भूगोल में उन सभी कारकों का अध्ययन किया जाता है जो हमारे आसपास मौजूद हैं। भूगोल में स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जीवमंडल का अध्ययन किया जाता है। भूगोल में प्राकृतिक और मानवीय तत्वों के बीच में संबंधों का अध्ययन किया जाता है। भूगोल में मानव के आवास के रूप में पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। ओके, यानी कि कैसे भी बता सकते हो आप, आपको समझ में आना चाहिए कि भूगोल क्या है। तो आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, कोटेशन मार्क में लिखोगे, दैट इज ए डेफिनेशन। ओके, ये डेफिनेशन है। अब देखिए, जब आप 12th क्लास में जाओगे, सीनियर क्लासेस में जाओगे, तो वहाँ पे हो सकता है कि कुछ डेफिनेशन जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में होगी तो वो पर्टिकुलरली पूछ ली जाए। ओके, कि मोंकहाउस ने क्या कहा है, उन्होंने पूछ लिया, तो हमें कार्ल रेटर ने क्या कहा है पूछ लिया, तो हमें वही बताना पड़ेगा। लेकिन यहाँ 11th के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ से आपसे सिंपली पूछा जा सकता है डिफाइन ज्योग्राफी, भूगोल को परिभाषित कीजिए, तो आपको मीनिंग बताना और उसके बाद 1 या 2 अपनी तरफ से बना करके आप परिभाषा लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ परिभाषा ली है, जैसे मोंकहाउस है, उनके अनुसार भूगोल क्या है कि भूगोल पृथ्वी के तल का अध्ययन है। सिंपल सी बात है, भूगोल क्या है? पृथ्वी के तल का अध्ययन है, इन्होंने ये कहा, ये हम भी कह सकते हैं। ओके, कांट, एमनुएल कांट हुए, ज्योग्राफर हुए, उनकी परिभाषा है कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जहां मानव निवास करता है। एक ही बात है, थोड़ा सा घुमा दिया, वर्ड आगे पीछे कर दिए। ऐसी कार्ल रेटर की अगर बात की जाए, इन्होंने भूगोल की परिभाषा दी है कि भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है जो मानव का निवास है। किसी भी तरीके से मतलब मीनिंग पे जब हम निकलेंगे तो बात वहीं आकर के अटकेगी। ये भूगोल क्या है? भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें पृथ्वी की सतह का, पृथ्वी के धरातल का अध्ययन किया जाता है। भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण और मानव का अध्ययन किया जाता है। भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें पृथ्वी का अध्ययन मानव के आवास के रूप में किया जाता है। भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जीवमंडल का अध्ययन किया जाता है। आप कैसे भी इसको बता सकते हो। ओके, यानी कि मीनिंग हमारा सेम रहना चाहिए। तो ये हो गया कि भूगोल है क्या और भूगोल की परिभाषाएं क्या है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, भूगोल को थोड़ा सा और समझेंगे और जानेंगे कि भूगोल की विषय वस्तु क्या है, और उसको जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि भूगोल की प्रमुख शाखाएं क्या है, भूगोल में हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, भूगोल की अगर हम व्यवस्थित दृष्टिकोण के आधार पर बात करें कि मुख्य तौर पे अगर हम बात करें तो भूगोल की शाखाएं 3 होती है। देखिए, जैसे पेड़ की शाखाएं होती है, ओके, बैंक की भी शाखाएं आपने देखी होगी, ब्रांचेस देखी होगी, तो सेम इसी तरीके से कि वो आपस में रूट उनकी एक ही होती है, जड़ें एक ही होती है, आपस में वो अलग अलग दिशाओं में निकल जाते हैं। तो ऐसे ही भूगोल की अगर शाखाओं की बात करें इसके विषय वस्तु के आधार पर, तो भूगोल की 3 शाखाएं होती है। 3 शाखाएं कौन सी है? एक तो हो गया भौतिक भूगोल आपका, ओके, एक हो गया आपका मानव भूगोल और एक हो गया जैव भूगोल।
जो हम क्लास 11th में पढ़ने वाले हैं वो सारा का सारा आपका भौतिक भूगोल है। कंप्लीट क्या है, वो आपका फिजिकल ज्योग्राफी है। भौतिक भूगोल है वो हम पढ़ेंगे क्लास 11th में। भौतिक कारकों के बारे में पढ़ेंगे, पर्वत, पठार, मैदान, ज्वालामुखी। इसमें हम बात करेंगे भूकंप की, बात करेंगे महासागरों की, बात करेंगे हम खनिजों की, बात करेंगे भू आकृतियों की, बात करेंगे हम जलवायु की, बात करेंगे हम सौर ऊर्जा की, बात करेंगे हम पवनों की। यानी कि वो सारे भौतिक जो कारक है पृथ्वी के ऊपर जो मौजूद है उनका अध्ययन करेंगे हम क्लास 11th में भौतिक भूगोल में। यानी कि भौतिक भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं, भौतिक कारकों के बारे में। ऐसे ही क्लास 12th में जाएंगे तो हम मानव भूगोल पढ़ेंगे, और जीव भूगोल है उसके बारे में भी हम क्लास 11th के कुछ चैप्टर्स में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो भौतिक बात की जाए भूगोल की शाखाओं की, तो भूगोल की 3 प्रमुख शाखाएं होती है। एक एक करके इनको थोड़ा सा डिटेल में जाकर के समझ लेते हैं। पहली होगी हमारी भौतिक भूगोल या फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक, ये पहली शाखा है। तो भौतिक भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं कि भौतिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें हम पृथ्वी के भौतिक तत्वों का अध्ययन करते हैं, भौतिक तथ्यों का, फिजिकल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, ये सब कुछ किस में आएगा, ये भौतिक भूगोल में आएगा। पर्वत, पठार, मैदान, तटीय मैदान, द्वीप समूह, नदियाँ, ग्लेशियर, इसके साथ साथ ज्वालामुखी, इसके साथ साथ आपका भूकंप, आपके ग्रह, ओके, आकाशीय पिंड, ठीक, जलवायु, सूर्य, महासागर, महासागर का फर्श, ये सब कुछ भौतिक भूगोल में आता है। तो हम भौतिक भूगोल में भौतिक तत्वों का अध्ययन करते हैं। चाहे तो आप इनके एग्जाम्पल दे दोगे या फिर आप सिंपली स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल ये कह सकते हो। और इसी के आधार पर जो भौतिक भूगोल है उसकी कुछ शाखाएं भी है। यानी कि इसके अध्ययन के आधार पर हम जब आगे जाएंगे, आप जब मास्टर डिग्री करोगे तो वहाँ पे आप कुछ सब्जेक्ट के तौर पर इनको अलग से भी पढ़ने वाले हो। अलग अलग शाखाएं हैं, क्योंकि भूगोल एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो गया जिसमें हम सब कुछ पढ़ रहे हैं, सब कुछ, तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो आगे चल के भौतिक भूगोल की इसी आधार पे कुछ शाखाएं बन जाती है। जैसे भू आकृति विज्ञान है, भू आकृति विज्ञान भूगोल की, भौतिक भूगोल की वह शाखा जिसमें हम भू आकृतियों की बात करते हैं। जितनी भी भू आकृतियाँ, पर्वत, पठार, मैदान है, वो कैसे बनी, और इसके अलावा अन्य अगर हम बात करें नदी के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा, पवनों के द्वारा अलग अलग भू आकृतियाँ बनाई जाती है, तो उनका विकास कैसे होता है, वो सब कुछ हम भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं उसके बारे में। ओके, ऐसे ही जलवायु विज्ञान है, ये भौतिक भूगोल की शाखा है। इसमें हम जलवायु का अध्ययन करते हैं, मौसम का अध्ययन करते हैं, अलग अलग जलवायु क्यों होती है, जलवायु कैसे प्रभावित करती है लोगों को, ये हम पढ़ते हैं। समुद्र विज्ञान में हम समुद्र के बारे में अध्ययन करते हैं, महासागरीय जल का अध्ययन करते हैं, महासागरीय फर्श का अध्ययन करते हैं, महासागरीय जल की गतियों का अध्ययन करते हैं। ऐसे ही मृदा भूगोल है जिसमें हम सॉइल ज्योग्राफी में हम सॉइल की स्टडी करते हैं। तो ये भौतिक भूगोल की शाखाएँ हैं। यानी कि जो एलिमेंट्स हैं आगे चल करके वो सब्जेक्ट के रूप में बन जाते हैं, और वो किस में आएंगे, वो भौतिक भूगोल में आएंगे। कौन से कारक आएंगे, जो भौतिक तत्व है, भौतिक कारक है, वो हम भौतिक भूगोल में पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरी जो शाखा आ जाती है भौतिक भूगोल की, दूसरी शाखा है मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। ये हालांकि कंपेरेटिवली आपको इजी लगेगी। क्लास 12th में जब हम पहुंचेंगे तो हमारे जितने भी चैप्टर्स होंगे, जो कुछ भी हम पढ़ेंगे, वो हमारा मानव भूगोल होगा। मानव भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं, मानव भूगोल में हम मानव और उसके पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं। मानव भूगोल में हम मानवीय तत्वों का अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल में हम मानवीय गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। जैसे मानव भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं, मानव भूगोल में हम जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं, प्रवास के बारे में पढ़ते हैं, हम आवास के बारे में पढ़ते हैं, हम शहर के बारे में पढ़ते हैं, हम नगर के बारे में पढ़ते हैं, हम परिवहन के बारे में पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में, भाषा के बारे में, हम कृषि के बारे में, उद्योगों के बारे में, हम सर्विस सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, हम व्यापार के बारे में पढ़ते हैं। ये सब कुछ जो मानव से जुड़े हुए कारक है, मानवीय जो तत्व है, उनका अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। ओके, यानी कि उस वक्त हम पढ़ते तो पृथ्वी के ऊपर जो भी पाया जाता है उसी को पढ़ते हैं, लेकिन वो मानव का चश्मा लगा लेते हैं, हमारे चश्मे से देखते हैं। जो भी मैन मेड थिंग्स है उनके बारे में हम स्टडी करते हैं, और शुरुआत होती है खुद मानव से। ओके, इसी आधार पे जैसे हमने भौतिक भूगोल में देखा कि भौतिक भूगोल में बहुत सारे तत्वों का अध्ययन किया जाता है, तो कुछ अलग शाखाएं विकसित हो गई है जो पर्टिकुलर टॉपिक का अध्ययन करती है। ऐसे ही मानव भूगोल की भी कुछ शाखाएं हैं जो पर्टिकुलर जो टॉपिक है उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो इसमें देखिए, मानव भूगोल की प्रमुख शाखाओं की बात करें तो इसमें हो गया आर्थिक भूगोल। जैसे आपका इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट होता है ना, ऐसे आर्थिक भूगोल होता है। इसमें मानव की आर्थिक गतिविधियों के बारे में पढ़ा जाता है। उसका भौतिक भूगोल से क्या लेने देना है वो हम यहाँ पे समझते हैं। ऐसी जनसंख्या भूगोल है, उसमें हम जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। अधिवास भूगोल में मानव आवास का अध्ययन करते हैं। ऐतिहासिक भूगोल में हम इतिहास का अध्ययन करते हैं कि ऐतिहासिक तौर पर कैसे कैसे बदलाव आते रहे हैं, वो हम
ऐतिहासिक भूगोल में पढ़ते हैं। देखिए, इसीलिए मैं कह रहा था ना आपको, शुरुआत में मैंने बताया था कि जो जियोग्राफर होता है वो हिस्ट्री का भी अच्छा टीचर बन सकता है, पोल साइंस का, क्योंकि यहाँ पे बेसिक चीज़ें सारी आ जाती है। और ये एडवांटेज आपको गवर्नमेंट जॉब में आगे चल करके जो कंसेप्ट क्लैरिटी की बात आती है, आप किसी भी लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हो तो वहाँ पे काम देता है, क्योंकि आप हर सब्जेक्ट की बेसिक टांग पूंछ है वो समझ चुके होते हो ज्योग्राफी के थ्रू। तो यहाँ देखिए, हम आर्थिक भूगोल में भी पढ़ते हैं, हम जनसंख्या भूगोल भी पढ़ते हैं, आदिवासी भूगोल भी पढ़ते हैं, ऐतिहासिक भूगोल में हम इतिहास को पढ़ते हैं। ऐसी राजनीतिक भूगोल में हम राजनीतिक जो भी उठाफटक होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं, हम स्टेट बाउंड्रीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप्स है और रिलेशनशिप में जो जो बदलाव आए उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सामाजिक भूगोल में हम समाज का अध्ययन करते हैं, जो सोशलॉजी के बच्चे अलग से पढ़ते हैं वो हम यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं। ऐसे ही सांस्कृतिक भूगोल में हम संस्कृति, जो सांस्कृतिक बदलाव है, सांस्कृतिक जो विकास है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मानव भूगोल की शाखाएं आ जाती है, यानी कि हम मानव की आर्थिक क्रियाएं, जनसंख्या, आवास, इतिहास, राजनीतिक बदलाव, सामाजिक तौर पर देखें तो संस्कृति, धर्म, भाषा इत्यादि को समझते हैं। ये सारे के सारे मानव भूगोल में आ जाते हैं और इसी आधार पे मानव भूगोल की कुछ शाखाएं भी विकसित हो गई है। ओके, उसके बाद बात आती है मानव भूगोल, भूगोल की तीसरी शाखा मानव भूगोल के बाद, यानी कि भूगोल की हम कितनी शाखाएं हम डिस्कस करें कि भूगोल की 3 शाखाएं हैं। ओके, अब 3 शाखाएं हैं तो उसमें से पहली हो गई हमारी भौतिक भूगोल, दूसरे हो गया मानव भूगोल, और तीसरी जो हमारी शाखा है वो है जैव भूगोल। जैव भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं, जैसा कि नाम से भी हमें पता चल रहा है कि इसमें हम जैव जगत का, जैविक जगत का अध्ययन करते हैं। इसे एक अलग शाखा माना जाता है, हालांकि कुछ भूगोलवेत्ता कहते हैं कि भाई ये भौतिक भूगोल में आ गया। ओके, जैसे हम क्लास 11th में जब बात करेंगे तो हम भौतिक भूगोल पढ़ने वाले मेनली, लेकिन साथ ही साथ हम यहाँ पर जैविक जगत की भी बात करेंगे। जो हमारा क्लास 11th का 15th और 16th चैप्टर, उसमें से 15 आपके सिलेबस में अब नहीं है, एनसीईआरटी की बुक में ही नहीं है, 16th जो चैप्टर है। इसी तरीके से हम प्राकृतिक वनस्पति की बात करेंगे, नेचुरल वेजिटेशन की बात करेंगे बुक बी में, तो वो क्या है, वो जैव जगत में आ जाता है। यानी कि जैव भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं, बायोजियोग्राफी में, बायोजियोग्राफी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, हम फ्लोरा एंड फौना की बात करते हैं, हम वन्य जीवों की बात करते हैं, वनस्पति की हम बात करते हैं, तो वो जैव भूगोल आ जाता है। हालांकि कुछ जो विद्वान है ये मानते हैं, कुछ जो जियोग्राफर हैं वो ये मानते हैं कि जो जैव भूगोल है वो अलग से शाखा नहीं है बायोजियोग्राफी, बल्कि ये भौतिक भूगोल की शाखा होनी चाहिए। इसकी भी कुछ शाखाएं हैं, अलग से सब्जेक्ट बने हुए हैं, जैसे इसमें पादप जियोग्राफी आ गया। ओके, इसमें पादप जियोग्राफी आ गया, इसमें जंतु भूगोल आ गया, इसमें पर्यावरण भूगोल आ गया, इसमें इकोलॉजिकल जियोग्राफी आ गया। तो ये अलग शाखाएं भी इसकी विकसित हो गई इसी के आधार पे कि उसमें पर्टिकुलरली हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करें। ओके, तो ये तो बात हुई भूगोल की प्रमुख शाखाओं की और भूगोल के उप विषयों की कि कौन कौन से इसमें उप विषय शामिल होते हैं। अब हम बात करेंगे भूगोल की शाखाओं की क्षेत्रीय दृष्टिकोण के आधार पर। हालांकि ये जो टॉपिक है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए कि वो तो व्यवस्थित और मोटे तौर पे कहे तो जब पूछा जाता है भूगोल की प्रमुख शाखाएं कौन सी, तो यही बताते हैं, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, जैव भूगोल। लेकिन क्षेत्रीय दृष्टिकोण से जब अध्ययन के दृष्टिकोण की बात करते हैं तो कुछ नई शाखाएं भी है भूगोल की। कौन कौन सी है, जैसे देखिए 4 शाखाएं प्रमुख मानी जाती हैं। एक तो होगी रीजनल स्टडीज़, क्षेत्रीय अध्ययन हो गया। ये जो शाखा होती है इसमें अलग अलग प्रदेशों का अध्ययन किया जाता है। ऐसे ही क्षेत्रीय जो योजना है ये भी भूगोल की शाखा, इसमें रीजनल प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग समझते हो ना, योजना, योजना क्या होती है, योजना मतलब ये चीज़ डिसाइड करना कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। कोई भी प्लानिंग होती है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये ज्योग्राफी बेटर तरीके से प्लान आउट कर पाता है जब रीजनल डेवलपमेंट की बात आती है, क्योंकि उसमें क्या है वो पहले से पता है, फिर कैसे करना है, कब करना है, वो चीज़ें कहाँ से मिलती है, वो ज्योग्राफी से बेटर तरीके से उस प्रोस्पेक्टिव से मिल पाती है। तो वो रीजनल जो प्लानिंग सब्जेक्ट है, क्षेत्रीय योजना सब्जेक्ट है, उसमें ये सब कुछ किया जाता है। ऐसे ही रीजनल डेवलपमेंट में हम समझते हैं कि डेवलपमेंट वर्तमान में कहाँ है और फ्यूचर में कैसे जाएगा, वो सब कुछ ये कोरिलेटेड है। छोटे छोटे सब्जेक्ट्स कह सकते हैं, ब्रांचेज कह सकते हैं। ऐसे ही रीजनल एनालिसिस है, तो इसमें हम पर्टिकुलर रीजन को एनालाइज करते हैं फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्षेत्रीय दृष्टिकोण के आधार पर भूगोल की शाखाएं आ जाती है। 4 शाखाएं, क्षेत्रीय अध्ययन, क्षेत्रीय योजना, क्षेत्रीय विकास और क्षेत्रीय विश्लेषण। डीप में नहीं जाना है, नाम आपको पता है, टाइटल आपको पता है, तो अगर लिखने की नौबत आई तो आप थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लेन कर दोगे, इतना डीपली नहीं जाना है, क्योंकि जो इसके टाइटल है वो सब कुछ बता रहा है कि इसमें क्या रहा होगा। ओके,
और अभी तक की अगर हम बात करें तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके बोर्ड, आपके जो एनुअल एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक नहीं बनता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि भूगोल में हम पढ़ते क्या हैं, भूगोल का विषय क्षेत्र या इसकी प्रकृति क्या है। तो देखिए, जहाँ तक हमने अभी तक पढ़ा, हमने क्या पढ़ा कि भूगोल की ये शाखाएं होती है, भौतिक भूगोल होता है, मानव भूगोल होता है और जैव भूगोल होता है। 3 प्रमुख शाखाओं की बात की। अब 3 शाखाओं में हम क्या पढ़ते हैं वही तो भूगोल में पढ़ेंगे ना, कुछ अलग से थोड़ी होगा। ओके, तो हम भूगोल में क्या पढ़ते हैं कि भूगोल पृथ्वी की सतह का विज्ञान है, भूगोल पृथ्वी का विज्ञान है। भूगोल है क्या? भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। अगर पृथ्वी का वर्णन है तो जो कुछ पृथ्वी के ऊपर पाया जाता है वही हम स्टडी करेंगे ना, वही अध्ययन करेंगे। या फिर आप अगर शाखाओं के आधार पर बताओगे कि भूगोल की 3 शाखाएं, भौतिक भूगोल में भौतिक तत्व पढ़ते हैं, मानव भूगोल में मानवीय तत्व पढ़ते हैं, जैव भूगोल में जैवीय तत्व पढ़ते हैं, बस हो गया। यही तो भूगोल में पढ़ते हैं। तो भूगोल अपने विषय या कार्य प्रणाली में अन्य विज्ञानों से अलग है, साथ ही साथ अन्य विज्ञानों से, अन्य सब्जेक्ट से ये कोरिलेटेड भी है, अलग भी है, कोरिलेटेड भी है, क्योंकि अलग चश्मे से हम पढ़ते हैं, इसमें लॉजिकल वे से हम पढ़ते हैं। बाकी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, जो बेसिक चीज़ें जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है वो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, लेकिन ये अलग भी है, यूनिक इसलिए कि वो अपने सब्जेक्ट तक सिमटे रहते हैं। हम पड़ोसियों के बारे में भी जान लेते हैं, पड़ोसी जो सब्जेक्ट है उनके बारे में थोड़ा बहुत अता पता रखते हैं। भूगोलवेता क्या पढ़ता है कि भूगोलवेता पृथ्वी के सभी तत्वों का अध्ययन करता है। भूगोल में हम पृथ्वी पर पाए जाने वाले, धरातल पर पाए जाने वाले सभी तत्वों का अध्ययन करते हैं। तो इसमें आप इस टाइप से बताओ क्या क्या पढ़ते हैं। तो हम भौतिक कारकों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे आप बता दोगे पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि। हम मानवीय कारकों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे जनसंख्या, प्रवास, आवास, धर्म, संस्कृति, भाषा, व्यापार, परिवहन, ये सब कुछ हम पढ़ते हैं, उद्योग वगैरह के बारे में। जैव भूगोल में क्या पढ़ते हैं? जैव भूगोल में हम पढ़ते हैं जैविक कारकों के बारे में, वनस्पति के बारे में, वन्य जीवों के बारे में। तो ये हो गया भूगोल की विषय वस्तु कि भूगोल में हम पढ़ते क्या हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप बताओगे। अभी जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, जो कुछ भी हम स्टडी करते हैं, वो स्टडी कैसे करते हैं कि भूगोल एक विषय के रूप में 3 प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करता है। कि ज्योग्राफी एक विषय के रूप में प्रश्नों के 3 सेटों से संबंधित है, 3 क्वेश्चंस होते हैं। जैसे पहला हो गया क्या, सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं क्या। जैसे जनसंख्या लिया तो जनसंख्या होती क्या है। हमने लिया मिट्टी, मिट्टी है क्या, सबसे पहले तो ये पता लगाते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि कहाँ कि मिट्टी है, हमने पढ़ा कि ये मिट्टी होती है, अलग अलग टाइप की होती है। फिर हमने पढ़ा कि कहाँ पर कौन सी मिट्टी होती है। हमने पढ़ा कि जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है उत्तरी भारत के विशाल मैदान में, काली मिट्टी है वो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। पढ़ा ना क्या। उसके बाद क्यों, कि जहाँ पर मिट्टी अगर काली मिट्टी है तो वहाँ पे काली मिट्टी क्यों है, वहाँ पर अगर विशेष प्रकार की फसलें हो रही तो क्यों हो रही है। ओके, तो हम उसके कारण को पता लगाते हैं, क्यों या फिर कैसे। ओके, तो 3 प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करता है ज्योग्राफी। क्या, उसके बाद कहाँ और उसके बाद क्यों। जैसे देखिए, हमने पढ़ा जनसंख्या के बारे में, क्या पढ़ रहे हैं, जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या क्या होती है। फिर हमने पता लगाया कि जनसंख्या कहाँ पर कम है, कहाँ पर ज़्यादा है। उत्तरी भारत के विशाल मैदान में भारत में जनसंख्या ज़्यादा है, उसका घनत्व ज़्यादा है। फिर हम पता लगाएंगे कि ऐसा क्यों है। ओके, तो हर जो टॉपिक होता है उसमें भूगोल 3 प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करता है और उसमें सब कुछ आ जाता है। उसमें डिस्क्रिप्शन भी आ जाती है, उसमें कंसेप्ट भी आ जाता है, उसमें लॉजिक भी आ जाता है। ओके, तो ये रहेगा कि भूगोल का अध्ययन क्षेत्र क्या है, भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं और कैसे पढ़ते हैं। अगर ये पूछा जाए कि भूगोल की प्रकृति या विषय क्षेत्र क्या है, भूगोल का अध्ययन क्षेत्र क्या है, भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं, तो उसके साथ साथ कैसे पढ़ते हैं ये भी आपको लिखना है। ओके, तो ये तो बात हुई कि भूगोल में क्या पढ़ते हैं और किस प्रकार से पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे भूगोल के एक एकीकृत विषय के रूप में कैसे हैं। देखिए, भूगोल है बहुत सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करता है, लेकिन फिर भी उनको आपस में कनेक्ट करता है, उनकी रिश्तेदारी भी बताता है। ओके, हम पढ़ते हैं यहाँ पे आसमान के बारे में, हम पढ़ते हैं यहाँ पे अंतरिक्ष के बारे में, हम पढ़ते हैं जलमंडल के बारे में, हम पढ़ते हैं पर्वतों के बारे में, हम पढ़ते हैं मैदानों के बारे में, लेकिन लास्ट में हम कड़ी भी तो जोड़ते हैं। भूगोल एक ऐसा विषय जो अलग अलग तत्वों के बारे में संबंधों की भी व्याख्या करता है, इसलिए इसे एकीकृत विषय भी कहा जाता है। ये कहा जाता है कि ज्योग्राफी इज नॉट ए सब्जेक्ट, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। काफ़ी सारे सब्जेक्ट का ये कॉम्बिनेशन है, मिक्स वेज है ये एक तरीके से। ओके, तो एक एकीकृत विषय के रूप में भूगोल कई प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान के साथ संबंधित है। प्राकृतिक सब्जेक्ट हो गए, जैसे हमने भू आकृति विज्ञान की बात की, मृदा विज्ञान की बात की, वो प्राकृतिक जो टॉपिक्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। हम सामाजिक विज्ञानों का भी अध्ययन करते हैं, आर्थिक भूगोल हो गया, राजनीतिक भूगोल हो गया, सामाजिक भूगोल हो गया, जनसंख्या भूगोल हो गया, ये प्राकृतिक जो सब्जेक्ट्स हो गए, टॉपिक्स हो गए,
उनको हम पढ़ते हैं इसमें। ओके, यानी कि इतिहास से भी रिलेटेड है ये रिलेटेड है इकोनॉमिक्स से, ये रिलेटेड है हमारा पॉलिटिकल साइंस से, ये रिलेटेड है हमारा सोशलॉजी से, और साथ साथ ये फिजिक्स की भी बात करता है, ये बायोलॉजी की भी बात करता है, जूलॉजी की भी बात करता है ना। तो ये काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं, उनसे ये संबंधित है। भूगोल न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर होने वाले विभेदन पर ध्यान देता है कि दोनों में क्या अंतर है, साथ साथ ये भी बताता है कि दोनों में क्या सिमिलरिटी है, उनको यूनिफाइड करता है कि दोनों अलग कैसे हैं लेकिन जुड़े हुए कैसे हैं, एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। शुरुआती भूगोल में ऐसे होती है, हम कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मानवीय कारक है वो भौतिक भूगोल से प्रभावित होते हैं, भौतिक कारक है उसको मानव सांस्कृतिक तौर पर अपनी तकनीक के द्वारा प्रभावित करने की कोशिश करता है। ओके, तो एकीकृत तौर पर हम अध्ययन करते हैं सभी कारकों का, अलग अलग अध्ययन करने के बाद उनको आपस में हम जोड़ते भी हैं। भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं को भी प्रभावित करता है। ओके, भूगोल ये भी बताता है कि अंतरिक्ष है वो कैसे मानव से जुड़ा है। अब जब युद्ध होता है तो अंतरिक्ष का महत्व इंपॉर्टेंस अलग ही है। ओके, अंतरिक्ष का महत्व हमारे मानव विकास के लिए इम्पोर्टेंट है, वायु परिवहन के लिए इम्पोर्टेंट है। अंतरिक्ष में घटने वाली घटनाएं हैं वो भी हमें प्रभावित करती है, जलवायु हमें प्रभावित करती है। तो उन सबको हम आपस में कनेक्ट करते हैं कि कैसे बाकी जो सब्जेक्ट है, बाकी जो तत्व है वो आपस में जुड़े हुए हैं और हमें प्रभावित करते हैं। तो ये सब कुछ हम भूगोल में पढ़ते हैं, इसलिए भूगोल को एक एकीकृत विषय भी कहा जाता है। भारत में हिमालय ने अवरोधक के तौर पर कार्य किया है, सुरक्षा भी प्रदान की है, और साथ साथ जो आक्रमणकारी हैं उनको रोका भी है, और जो प्रवासी आए हैं उनको आने भी दिया है। जो पासेस की बात करते हैं, द्रोहों की बात करते हैं, उनके माध्यम से वो आए भी हैं। तो ये बताता है कि कैसे जो भी कारक हैं हमारे आसपास के, उनसे हम प्रभावित भी होते हैं, उनको हम प्रभावित भी करते हैं। कोई भी कारक ऐसा नहीं जो हम कह सकते हैं कि फालतू में है। हर कारक का अपना एक महत्व, हर एक तत्व का महत्व है, और हर एक तत्व दूसरे तत्व से जुड़ा हुआ है, उसको प्रभावित कर रहा है, उससे प्रभावित हो रहा है। तो ये सब कुछ हम भूगोल में पढ़ते हैं, इसलिए भूगोल को हम एक एकीकृत विषय कह सकते हैं। भूगोल कई सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। भूगोल की बात करें तो एक विषय नहीं है बल्कि कई सारे विषयों का ये मिश्रण है ये। ओके, तो अब हम कुछ सब्जेक्ट की बात करेंगे कि भूगोल किन किन विषयों से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे कि भौतिक भूगोल किन किन प्राकृतिक विज्ञानों से संबंधित है। देखिए, भौतिक भूगोल की सभी शाखाओं का प्राकृतिक विज्ञानों के साथ संबंध है। जैसे पारंपरिक तौर पर हम भौतिक भूगोल में भूविज्ञान पढ़ते हैं। ओके, भूविज्ञान फिजिक्स का पार्ट आ गया। हम मौसम विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान है, उससे भौतिक भूगोल जुड़ा हुआ है। जो आपका भूविज्ञान, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान अलग सब्जेक्ट आ जाते हैं, साइंस के सब्जेक्ट हैं, ये प्राकृतिक विज्ञान है। लेकिन हम भूविज्ञान जो हमारा जियोमॉर्फोलॉजी सब्जेक्ट है, हम मौसम जो जलवायु हमारा भूगोल है उसमें मौसम विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। हमारा जो महासागरीय भूगोल आ जाता है उसमें हम जल विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। मृदा भूगोल है उसमें मृदा विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, इन सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से जैव भूगोल की बात करें तो वह वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान है, उससे जुड़ा हुआ है। बॉटनी, जूलॉजी जो सब्जेक्ट होते हैं उनसे जुड़ा हुआ है हमारा भूगोल। कार्टोग्राफिक और क्वांटिटेटिव जो टेक्निक है हमारी, कार्टोग्राफिक जो मानचित्र कला है, जो हमारा सांख्यिकी भूगोल है जिसमें हम आंकड़ों की बात करते हैं, वो गणित, सांख्यिकी और अर्थमिति इनसे जुड़ा है। यानी कि मैथमेटिक्स से भी हमारा लेना देना है, क्योंकि हम तो बहुत सारे डेटा यूज़ करते हैं ज्योग्राफी में। हमारा इसी का लिंक हमारा स्टैटिस्टिक्स से आ जाता है, हमारा इसी तरीके से लिंक है वो कॉमर्स वाले स्टूडेंट से भी जुड़ जाता है। तो हम काफ़ी सारे प्राकृतिक विज्ञान हैं उससे जुड़े हुए हैं, उनकी जो बेसिक कंसेप्ट है वो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो यूँ कह सकते हैं कि भूगोल का प्राकृतिक विज्ञान से भी एक गहरा और मजबूत संबंध है। अब हम देखें कि भौतिक भूगोल की बात करें तो भूगोल सामाजिक विज्ञानों के साथ कैसे जुड़ा है। देखिए, हम भूगोल में बहुत सारे सामाजिक विषयों का भी अध्ययन करते हैं। देखिए, भूगोल है वो भौगोलिक या सांस्कृतिक कारक है, उनके इतिहास को हम जानते हैं। ठीक, कि हम जैसे बात करते हैं परिवहन के साधनों का, उनका विकास कैसे हुआ, पहली रेल कब चली, कहाँ चली। हम पढ़ते हैं कि पहला कारखाना कब लगा, पहले कृषि पहले कैसे की जाती थी। हम पढ़ते हैं कि पहले जनसंख्या कितनी थी। क्या ये इतिहास है? तो हम इतिहास को भी भूगोल में पढ़ते हैं, ये हमें इतिहास से जोड़ता है। ऐसे ही हम समाज जो सामाजिक कारक है, धर्म, संस्कृति, कला, उसका भी अध्ययन करते हैं, वो समाजशास्त्र का विषय है। हम राजनीतिक भूगोल में राजनीतिक कारकों का अध्ययन करते हैं, वो राजनीतिक शास्त्र का विषय है। ऐसे हम आर्थिक गतिविधियों के बारे में पढ़ते हैं, वो अर्थशास्त्र का विषय है। ऐसे हम जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं, वो जनसांख्यिकी का विषय है। तो हम काफ़ी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे भी नज़दीकी से जुड़े हैं। भूगोल यहाँ से प्रूव होता है
कि ज्योग्राफी इज़ नॉट ए सब्जेक्ट, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। ओके, इसी टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भूगोल एक विषय नहीं बल्कि कई विषयों का मिश्रण है, तो आपको इसी टाइप से बताना है। अलग अलग सब्जेक्ट लिखोगे, उसमें क्या पढ़ते हैं, इसमें क्या पढ़ते हैं, ऐसे आप बता दोगे। ये अलग से पूछा जा सकता है कि भूगोल का प्राकृतिक जो विज्ञान है उनसे क्या संबंध है, या सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है। तो आपको कुछ सब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल लेकर के बताने हैं। जोड़ने की एज इट इज़ मैंने बताया वैसे आप बताओ। आप अपने आसपास के सब्जेक्ट ले लोगे, आप बता दोगे जैसे फिजिक्स से जुड़ा हुआ है, ऐसे ही बायोलॉजी से जुड़ा हुआ है भूगोल, मृदा विज्ञान से जुड़ा हुआ भूगोल, मौसम विज्ञान से जुड़ा हुआ भूगोल, गणित से जुड़ा हुआ भूगोल, तो वो बता दोगे प्राकृतिक विज्ञानों में। और जब बात आएगी कि आपका सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है, तो आप समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान, इनसे संबंध बता दोगे। इतने में आपका क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने समझा कि भूगोल का अन्य विषयों से कैसे संबंध है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि भूगोल के पढ़ने के तरीके कौन कौन से हैं, भूगोल के अध्ययन के उपागम कौन से हैं। देखिए, ऊपर हमने बात की कि जब भी हम भूगोल के बारे में कुछ भी पढ़ते हैं तो 3 प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं, ठीक। लेकिन भूगोल के अध्ययन की अगर अप्रोचेज की बात करें तो 2 प्रमुख अप्रोच है। 2 तरीके से हम मेनली ज्योग्राफी के टॉपिक्स को कवर करते हैं। हालांकि आपके इस चैप्टर में इतना डेप्थ में नहीं दिया गया, थोड़ा सा कहीं पे बात की गई, तो मैंने इसको इंक्लूड कर लिया कि थोड़ा सा आपके पास ये बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि भूगोल के अध्ययन के प्रमुख उपागम कौन से हैं। तो देखिए, इसमें 2 प्रमुख उपागम है। एक तो है क्रमबद्ध उपागम, जिसको हम सिस्टमेटिक अप्रोच बोलेंगे, और दूसरा प्रादेशिक उपागम, जिसको हम रीजनल अप्रोच बोलेंगे। कोई भी कारक हो उसको हम, कोई भी तत्व हो उसको हम 2 तरीके से भूगोल में पढ़ते हैं। इस शाखा को हम क्रमबद्ध भूगोल भी कह सकते हैं और इसको हम प्रादेशिक भूगोल भी कह सकते हैं, ठीक। अब क्रमबद्ध जो भूगोल होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम जो भौगोलिक तत्व हैं उनको एक तत्व के तौर पर अध्ययन करते हैं, यानी कि इसको हम टॉपिकल ज्योग्राफी बोलते हैं, किसमें हम एक टॉपिक का अध्ययन करते हैं। जैसे हमने कोयला उठा लिया, ठीक, तो हम पढ़ेंगे कोयला क्या होता है, कोयला कैसे बना, कोयले कितने प्रकार का होता है, कोयले की इंपॉर्टेंस क्या है, कोयला कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। वी स्टडी ऑल अबाउट द कोल के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक। तो इसमें टॉपिक उठाया हमने, तो इसे हम कहेंगे टॉपिकल ज्योग्राफी या क्रमबद्ध ज्योग्राफी। हमने जनसंख्या अगर उठा लिया तो जनसंख्या क्या होती है, जनसंख्या कैसे बढ़ती है, जनसंख्या कैसे घटती है, कहीं पे कम क्यों होती है, कहीं पे ज़्यादा क्यों होती है, उसके लाभ क्या हैं, उसके अलग अलग थ्योरीज पढ़ेंगे, उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। हमने क्या उठाया, हमने एक टॉपिक उठाया और उसी को पढ़ते जा रहे हैं। उसमें हमें कोई मतलब नहीं, भारत पाकिस्तान का कोई मतलब नहीं, हम उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो वो टॉपिकल ज्योग्राफी या क्रमबद्ध भूगोल कहलाता है कि जब भूगोल में जो क्रमबद्ध शाखा होती है उसमें किसी एक विषय का अध्ययन किया जाता है, एक विषय को चुना जाता है और उसी के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम क्रमबद्ध अप्रोच या फिर हम टॉपिकल अप्रोच कहेंगे, सिस्टमेटिक अप्रोच या टॉपिकल अप्रोच कहेंगे, ठीक। उसके बाद जो प्रादेशिक अप्रोच होती है, प्रादेशिक यानी कि रीजनल जो अप्रोच है, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम अलग तरीके से अध्ययन करते हैं, स्टडी अलग तरीके से करते हैं। इसमें हम प्रदेश को चुनते हैं। प्रदेश कौन से, प्राकृतिक प्रदेश होने चाहिए, नेचुरल जो रीजन्स होते हैं उनको हम चुनते हैं। जैसे हमने हिमालय प्रदेश को चुन लिया तो हम पढ़ेंगे हिमालय कहाँ है, हिमालय कैसे बना, हिमालय की विशेषता क्या है, हिमालय में क्या क्या मिलता है, सब कुछ पढ़ लेंगे हम। उत्तरी भारत का विशाल मैदान चुना तो वो सब कुछ हम पढ़ लेंगे। तो इसमें भूगोल में हम प्राकृतिक प्रदेशों का अध्ययन करते हैं, तुलना करते हैं, विश्लेषण करते हैं। ओके, ध्यान रखना है, प्रदेश तो चुनते हैं लेकिन कौन से, प्राकृतिक, पंजाब हरियाणा यूपी ऐसे बात नहीं करते। ओके, तो जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा था, आपने हिमालय के बारे में पढ़ा, पर्वतीय क्षेत्र के बाद आपने पठारी क्षेत्र की बात की, मरुस्थलीय क्षेत्र की बात की, उत्तरी भारत के विशाल मैदान के बारे में पढ़ा, वो कौन सी अप्रोच थी, वो प्रादेशिक अप्रोच थी। और जब हम टॉपिक वाइज करते हैं, जैसे आपने क्लास 10th में किया था, कोल के बारे में पढ़ा था, आपने लोएस के बारे में पढ़ा था, वो कौन सी अप्रोच थी, वो आपकी क्रमबद्ध अप्रोच थी वहाँ पर। ओके, तो भूगोल के अध्ययन के 2 मेथड या फिर 2 तरीके हैं, 2 तरीके से हम भूगोल के विषय वस्तु को पढ़ सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर। देखिए, बड़ा छोटा सा आसान सा ही आपका चैप्टर है कि भौतिक भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं और भौतिक भूगोल को क्यों पढ़ना चाहिए। शुरुआत में हमने बात की थी भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं और क्यों पढ़ना चाहिए, लगभग मिलता जुलता ही रहेगा। देखिए, भौतिक भूगोल में हम क्या क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं स्थल मंडल के बारे में, जैसे हम पढ़ते हैं पर्वत पठार मैदान के बारे में, हम पढ़ते हैं नदियों के बारे में, हम पढ़ते हैं ग्लेशियर के बारे में, हम पढ़ते हैं यहाँ पर वर्षा के बारे में, हम पढ़ते हैं यहाँ पे खनिजों के बारे में, हम पढ़ते हैं ऊंचावच के बारे में। ओके, हम पढ़ते हैं मिट्टी के बारे में, पढ़ते हैं ना। तो ये सब कुछ स्थल मंडल में आ गया। तो हम स्थल मंडल का अध्ययन करते हैं। हम अध्ययन करते हैं वायुमंडल का,
हम पढ़ते हैं मौसम के बारे में, हम पढ़ते हैं जलवायु के बारे में, हम पढ़ते हैं इनके तत्वों जैसे तापमान, दबाव, हवाएं, वर्षा, जलवायु के प्रकार, इसके बारे में हम पढ़ते हैं जलमंडल के बारे में, इसमें महासागर, समुद्र, झील, ठीक, जल क्षेत्र, महासागर का फर्श, ये सब कुछ हम जलमंडल में पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं भौतिक भूगोल में जीवमंडल के बारे में भी, हम पढ़ते हैं जीव जंतुओं के बारे में, वन्य जीवों के बारे में, वनस्पति के बारे में। ओके, बस ये चारों चीज़ें याद रख लोगे। भौतिक भूगोल में क्या पढ़ते हैं हम? स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल। अब बता दो कि इनमें क्या क्या आता है, वो सब कुछ ही पढ़ते हैं। तो हो गया हमारा कि भौतिक भूगोल में हम क्या कुछ अध्ययन करते हैं। अब बात आती है कि इसी का ही एक सब टॉपिक रहेगा कि भौतिक भूगोल में ये जो तत्व पढ़ते हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट है। अब वही बता देंगे ना, जैसे स्थल मंडल की बात करें तो स्थलाकृति है, वो हमारी कृषि के लिए, उद्योगों के लिए, परिवहन के लिए, संचार के लिए, हमारी बस्तियों के लिए, हमारे आवास के लिए, हमारे रहन सहन के लिए, ओके, हमारे जीवन के लिए, हमारे भोजन के लिए आवश्यक है। तो भौतिक भूगोल में ये जो स्थल मंडल के बारे में पढ़ते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट भाग है हमारे खुद के लिए, तो इसका अध्ययन आवश्यक है। ऐसे ही हम पहाड़, नदियों, जंगलों, इनके बारे में पढ़ते हैं जो कि पर्यटन के लिए, हमारे पर्यावरण के संतुलन के लिए ज़रूरी है, इनका भी अध्ययन करते हैं। ऐसे ही हम फसलों के पैटर्न, पशुधन, भोजन, कपड़ों, इनको अगर इनके ऊपर जलवायु के प्रभाव को समझना है तो हमें भौतिक भूगोल को समझना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हमें वनों के प्रकार पर मिट्टी, तापमान, वर्षा का प्रभाव समझना है, हमें जलवायु को समझना पड़ेगा। महासागर है, वो भी हमारे भोजन का, परिवहन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, तो इसलिए महासागरों को समझना है तो हमें भौतिक भूगोल को समझना पड़ेगा। तो हमें जो बताया ना कि जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जीवमंडल, ये सब कुछ पढ़ते हैं, तो फिर आप बता दो कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हो गया कि भौतिक भूगोल हमें क्यों पढ़ना चाहिए। ओके, तो ये था हमारा छोटा सा आसान सा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, भूगोल एक विषय के रूप में। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आपको बेहद अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। इसके साथ साथ आप जाइएगा प्लेलिस्ट में आपको क्लास 11 ज्योग्राफी, क्लास 11 पोल साइंस, क्लास 11 हिस्ट्री, इसके साथ साथ टाइम टेबल के मोटिवेशनल बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, तो वो आप सर्च कर सकते हो। जो भी वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ आप मुझसे जुड़ सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो। टेलीग्राम के ऊपर चैनल बना हुआ है ज्योग्राफी गुरु, सर्च कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। इंस्टाग्राम पर भी आप ज्योग्राफी गुरु ऑफिशियल के नाम से सर्च कर सकते हो और कनेक्ट हो सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।